नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने फ्रांस के संसदीय चुनाव यानी नेशनल असेंबली कही जाती है उसके नतीजे देख लिए होंगे और उन नतीजों से कोई सबक लेने की कोशिश की या कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश की। जो फ्रांस में हुआ है ठीक वही भारत में करने की कोशिश थी। और दुनिया में जो एक डीप स्टेट है वो किसी भी देश में मजबूत सरकार नहीं चाहता है। भारत में तो कतई नहीं चाहता था। ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में वो तीसरी बार आए। फ्रांस में क्या हुआ? किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारत में क्या हुआ? किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एनडीए को जरूर बहुमत मिला है, गठबंधन को, और वही स्थिति फ्रांस में है। फ्रांस में राइट विंग की पार्टी को रोकने के लिए जो मरीन लीपेन की पार्टी है, राइट विंग पार्टी की लीडर है वो, और बड़ी उम्मीद थी कि इस बार वो सत्ता में आ सकती है। तो उनको रोकने का क्या तरीका था? वही तरीका अपनाया गया जो भारत में वो इंडी गठबंधन बना। वहाँ पर लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टियाँ मिल गई। राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी भी सेंट्रिस्ट पार्टी कही जाती है, वो मिल गई और मिल गई, गठबंधन कर लिया। ये बड़ी बात नहीं है। वहाँ 2 राउंड में चुनाव होते हैं, 2 क्रम होते हैं चुनाव के। दूसरे क्रम में जब लगने लगा पहले क्रम के बाद कि मैरीन लीपेन की पार्टी जीत सकती है, वो सत्ता में आ सकती है, बहुमत पा सकती है, तो 130 उम्मीदवार अपने विड्रॉ कर लिए। किस लिए? ट्रायंगुलर कंटेस्ट न होने पाए। तो उसको रोककर, जिससे मैरीन लीपेन की जो पार्टी है उसके बीच सीधा मुकाबला हो और वो हार जाए। अगर ये काम न किया होता लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट पार्टियों ने गठबंधन करके, तो मैरीन लीपेन की सरकार बनने की संभावना थी। ये तो नहीं कह सकते कि बन जाती, लेकिन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। तो दुनिया भर में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो राइट विंग पार्टियों को, राइट विंग शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत में भी यही कोशिश हुई, कामयाब नहीं हुई। और भारत में तो जो है विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बड़ा स्पष्ट था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो बयान दिया उससे आप समझ लीजिए, नहीं तो उससे पहले जॉर्ज सोरोस का जो सार्वजनिक बयान है, कोई बंद कमरे की बात नहीं है, कि वो कितने बड़े पैमाने पर पैसा लेकर बैठे हुए हैं भारत में मोदी को हराने के लिए। तो ये खेल कोई मामूली खेल नहीं था। हम लोगों ने इसको समझा कि कोई उम्मीदवार जीत जाएगा, हार जाएगा, इससे नाराज़ है इसको हरा दो, इससे खुश है इसको जिता दो, इतने तक का चुनाव है, ये पार्टी सत्ता में है वो पार्टी सत्ता में आ जाएगी। ये इतने तक का खेल नहीं था। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसमें हिस्सेदार बनी भारत की कई पार्टियां और नेता, और उनको रोकने की कोशिश हुई। मरीन लीपेन ने नतीजे आने के बाद एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हमको जो है इस तरह से आपने षड्यंत्र करके रोक लिया है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे 1996 का अटल बिहारी वाजपेयी का बयान संसद में दिया गया याद आ गया। जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी थी तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि आज हमें समर्थन नहीं मिला है, आज हमको आप सत्ता से बाहर कर रहे हैं, आज हम इस्तीफा देकर जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जब पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। और वो 2 साल में आ गया और 2014 आते आते पूर्ण बहुमत से आ गया। इस बार 2024 में ज़रूर पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई बीजेपी, लेकिन उसको सत्ता से बाहर करने की पूरी कोशिश हुई, और देश में भी और देश की बाहरी शक्तियों द्वारा भी। तो ये जो गठबंधन फ्रांस में हुआ लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टीज का, वो अपने देश में भी हुआ। सेंट्रिस्ट पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी, और उसका गठबंधन हुआ क्षेत्रीय दलों से। और आप देखिए सिमिलरिटी कितनी है। जिनके सत्ता में आने की संभावना है, 577 की जो है नेशनल असेंबली है फ्रांस में, 289 चाहिए बहुमत के लिए, किसी पार्टी को नहीं मिला है। लेकिन सेंट्रिस्ट पार्टी और लेफ्ट पार्टीज मिल जाए
4 पार्टियों का गठबंधन है लेफ्ट पार्टीज़ का, अगर वो मिल जाएं तो उनका बहुमत हो जाता है और वो सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आकर क्या करेंगे? वही जो इंडी गठबंधन करने वाला था या जहां उनकी सरकारें हैं कर रहे हैं, रेवड़ियां बांटना, फिस्कल डिसिप्लिन को भूल जाना। रेवड़ी बांटो, लोगों में पैसा बांटो, वोट खरीदो। यही फिलॉसफी है इंडी गठबंधन की, यही फिलॉसफी है वहाँ जो सेंट्रिस्ट पार्टीज़ और लेफ्ट पार्टीज़ का गठबंधन बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए कि चुनाव में नुकसान उठाने की कीमत पर भी, आप 2020 का कोरोना का समय याद कीजिए, पूरी दुनिया में जितने सेंट्रल बैंक्स थे, जितनी सरकारें थी, खुलकर पैसा बांट रही थी। और नरेंद्र मोदी की बड़ी घोर आलोचना हो रही थी दुनिया में भी, कई देशों में, और ख़ासतौर से अपने देश में। अपने देश का पूरा विपक्ष जो है लानत भेज रहा था कि वो पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा है। मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। जिन देशों ने ऐसा किया, फिस्कल डिसिप्लिन को भूल गए, उन देशों में महंगाई बेतहाशा बढ़ने लगी। भारत में महंगाई कोरोना के बावजूद काबू में रही और एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब प्रधानमंत्री ने फिस्कल डिसिप्लिन से अलग जाने का फैसला किया। आलोचना सहते रहे, निंदा सहते रहे, गालियां सुनते रहे, लेकिन ये काम नहीं किया। अब फ्रांस के सामने बहुत बड़ा संकट है। संकट ये है कि यूरोपियन यूनियन में उसकी स्थिति कमज़ोर होने वाली है। फ्रांस में आपको मालूम है ओलंपिक होने वाले हैं और ऐसे में वहाँ एक अस्थिर सरकार होगी, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सीधा संबंध होता है, सीधा असर जो है वो इकॉनमी पर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है, इसके अलावा जो बिजनेस है उन पर पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है फ्रांस में। दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है, वो 4थे नंबर का स्थान उसका अब खतरे में है, क्योंकि जो पार्टियां सत्ता में आने जा रही हैं उनका विश्वास है फ्रीबी में, रेवड़ी बांटने में। तो उनका फिस्कल डिसिप्लिन से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर पॉलिसी को कमज़ोर किया जाएगा, नरम किया जाएगा, तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ने वाली है। उसके लिए फ्रांस को अतिरिक्त धन जुटाना पड़ेगा। इसका असर रूस यूक्रेन वॉर पर पड़ेगा। यूक्रेन को उस तरह की मदद देने की स्थिति में फ्रांस नहीं रह जाएगा। देखिए, एक फैसले के, जनता के एक फैसले का कितना बहुआयामी असर पड़ता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगले 5 साल फ्रांस की राजनीति, विश्व में उसके स्थान और उसकी अर्थव्यवस्था, तीनों के लिए बहुत ही जोखिम भरा है, तीनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि कितना, इसका असर कितना होगा। ये जो नई सरकार बनने जा रही है वो चलेगी कितना और वो काम कैसे करेगी। जाहिर है कि मैक्रो की पॉलिसीज़, तमाम पॉलिसीज़ को उन्होंने अभी से घोषणा कर दी है कि उसको पलट देंगे, तो मैक्रो उनके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। उनके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, हालांकि प्रेसिडेंट मैक्रो ने उनसे कहा है कि आप अभी बने रहिए, जब तक जो है सरकार नहीं बन जाती वैकल्पिक, तब तक आप जो है बने रहिए, क्योंकि देश को इंस्टेबिलिटी के उसमें नहीं झोंकना है। अब कैसी सरकार बनती है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी होती हैं, इससे तय होगा कि फ्रांस का दुनिया की अर्थव्यवस्था में और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें किस तरह का स्थान रह जाएगा, यूरोपियन यूनियन में उसकी आवाज़ कितनी रह जाएगी। ये सब समस्याएं जो है फ्रांस को आने वाले 5 साल, अगर ये सरकार 5 साल चलती है जो बनने वाली है, तो कितना असर होगा। तो एक जो जुआ खेला था मैक्रो ने, उनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था अभी 3 साल बाकी था, उनको लगा था कि इस समय चुनाव करा लेंगे तो उनके लिए फायदेमंद होगा, हुआ ठीक उल्टा। तो भारत में जिस तरह से मोदी को उखाड़ने की कोशिश हुई, अब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, नहीं आती है, किसी देश के भविष्य को लेकर इसका
एक सीमा के बाद बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन पॉलिसीज़ का असर होता है। जो सरकार है वो किन नीतियों पर चल रही है, किस तरह के बदलाव ला रही है, किस तरह का परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है। आज़ादी के बाद से जो कुछ चला है, जिस तरह से सनातन धर्म के साथ अत्याचार हुआ है, उसको बदलने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी। ये सही है कि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो हिंदुत्व के मानने वाले हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसकी अधीरता बढ़ती जा रही है। उसको लग रहा है कि जो उम्मीद थी हमें वो पूरी नहीं हो रही है, या जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था इस एजेंडे पर उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। लेकिन आप ज़रा इसकी कल्पना कीजिए कि अगर 2024 में 4 जून को मोदी सरकार सत्ता से बाहर चली गई होती, तब उस एजेंडे पर कौन काम करता? कोई नहीं। तब उस एजेंडे के ठीक विपरीत काम होता। सिर्फ थोड़ी सी सीटों की संख्या बढ़ी है और आप देखिए किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से शुरू कर लीजिए, मणिपुर तक चले जाइए। जो कुछ हो रहा है वो एक साजिश के तहत हो रहा है, पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने के मामले में पहली बार पिछले कुछ सालों से, बल्कि कहूँगा मैं, वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो हमेशा जो है अपने विरोधियों के सेट किए हुए नैरेटिव को फॉलो कर रही है, वो डिफेंसिव नज़र आ रही है। भाजपा की वो आक्रामकता दिखाई नहीं दे रही है। वैचारिक मुद्दों पर जवाब देने में, संगठन के स्तर पर जवाब देने में भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास ऐसा लगता है जैसे बोलने के लिए कुछ हो ही नहीं। इस सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जिनको गिनाने में पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। उनको अपनी सरकार की उपलब्धियों की या तो जानकारी नहीं है या उसके बारे में बोलना नहीं चाहते। तो इसलिए आपको भाजपा, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में कोई मुद्दा बड़ा बन जाता है, 1 मिनट में कोई मुद्दा साफ हो जाता है। तो इस खेल में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मात दे रही है, ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और 4 जून के बाद से भाजपा के रवैये में कोई बदलाव आया है, कामकाज के तरीके में कोई बदलाव आया है, ये कम से कम अभी तक देखने को नहीं मिला है। न तो संगठन में कोई बदलाव देखने को मिला है, यथास्थिति कायम है, बल्कि उसको एक तरह से और मजबूत किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आप विपक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।